गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखा करें, ठीक है, समझा करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट किया करें, ये बहुत आवश्यक है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सरकारी बजट व अर्थव्यवस्था। हम लोगों ने इसके पहले न्यून मांग और अतिरेक मांग पढ़ा, ठीक ना, डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। यानी कि आप जानते ही हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं एक बार और, कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। इसीलिए जब न्यून मांग होती है तो कोशिश की जाती है कि वो पूर्ति के बराबर हो जाए, ठीक ना। जब न्यून मांग होगी, न्यून मांग, तो ये कोशिश की जाती है कि ये इसके बराबर हो जाए, तो उसके लिए उपाय किए जाते हैं। और जब अतिरिक्त मांग होती है तो ये कोशिश की जाती है, मतलब अधिक डिमांड हो जाती है पूर्ति से, तो ये कोशिश की जाती है कि इसके बराबर हो जाए। यानी कि क्या होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, ये आवश्यक है, तभी अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति बनी रहती है। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा अपने से, स्वयं से, और जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सरकारी बजट व अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो सरकारी बजट का अर्थ होता है जो सरकार के द्वारा, ठीक ना, सरकार के द्वारा जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, ठीक है, लेखा जोखा तैयार किया जाता है, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। किस प्रकार से विकास के कार्य चलेंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक ना, उन पैसों को कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। तो इन सब निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करते हैं, जिसको सरकारी बजट कहा जाता है, गवर्नमेंट बजट कहते हैं उसको, ठीक है। यानी कि छोटे से में यदि कहें तो आय व्यय के लेखे जोखों को सरकारी बजट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा बजट सत्र चलता है, ठीक ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये क्या है, बजट सत्र है, हम लोग का चलता है। तो इसी के आधार पे आप ये भी जानती हैं कि फरवरी के लास्ट में बजट पेश किया जाता है या जनवरी में बजट पेश किया जाता है, बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक ना। और एक साल का किस प्रकार से जो पिछला 1 साल है उसमें जो आय आई थी वो कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ है और कहाँ कहाँ से इनकम आया है, ये सब बजट के माध्यम से तैयार किया जाता है। उसी तरह से फिर आने वाले ईयर के लिए भी बजट तैयार किया जाता है, कहाँ से आय इनकम जो है वो कहाँ से आएगी और कहाँ किस मद में उसको खर्च करना है, ठीक है। उसका एक जरिया ढूंढा जाता है कि इनकम को कहाँ से अधिक हम जनरेट कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र से और इनकम को प्राप्त किया जा सकता है, सरकार का जो आय होता है उसको उसमें और वृद्धि हो सकती है, और किन किन मदों पर उसको एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक ना। तो ये सब लेखा जोखा आपके बजट में, सरकारी बजट में तैयार किया जाता है। आय कहाँ से आया और कहाँ पे खर्च हुआ, ठीक है, किधर से आय आ रही है और कहाँ पे खर्च हो रही है, किन किन मदों में। तो इस तरह से 2 प्रकार की वस्तुओं पर सरकार जो है बजट तैयार करती है, ठीक है। 2 प्रकार की वस्तु, एक हम कह सकते हैं सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु होती है यानी कि पब्लिक गुड्स, ठीक है, इसको पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। और एक होती है निजी वस्तु, निजी
वस्तु यानी प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु। यानी सरकार जो है कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जहाँ पे खर्च करती है जिसको सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, जैसे कि सड़क हो गया, ब्रिज हो गए, ठीक ना, पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, ये सब चीज़ें मतलब कि जो सबके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है वो हो जाती है सार्वजनिक वस्तु, उस पर वो खर्च करती है, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा है, देश की सुरक्षा और इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है। फिर है सड़कें, पुल या ब्रिज इसको कह सकते हैं। इन सब चीज़ों पे सरकार जो है सार्वजनिक रूप से इन वस्तुओं पर खर्च करती है, तैयार करती है। और इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं को सरकार जो है उपलब्ध कराती है। इसी तरह से वो है आपका निजी वस्तु, प्राइवेट गुड्स। निजी वस्तुओं में जो कपड़े पहना जाता है या खाद्य पदार्थ यूज़ करता है, मतलब जो व्यक्ति स्वयं यूज़ करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, उसको निजी वस्तु कहते हैं। तो ये वस्तुएं जिन्हें वस्तुओं के तौर पर, ठीक ना, उपभोक्ता और उत्पादन के बीच होने वाले लेन देन अर्थात बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध होता है। मतलब उपभोक्ता और उत्पादन के बीच जो लेन देन होता है ना, ठीक है, आर्थिक क्रय विक्रय किया जाता है, हम वस्तुओं को खरीदते हैं, उपभोक्ता उसको बेचता है, तो उसको वो सब वस्तुएं कैसी होती हैं, निजी वस्तुएं होती हैं, ठीक है। वो प्राइवेट गुड्स होते हैं जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदते हैं, ठीक। तो दो प्रकार की वस्तु हो गई, सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु। यानी इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, पुल, जिसके द्वारा सरकार जो है वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराती है, वो सार्वजनिक वस्तु है। और निजी वस्तु है जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच लेन देन की क्रिया होती है बाजार में, मार्केट में, उसको निजी वस्तु कहते हैं, ठीक। अब है सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? तो कुल मिलाकर सरकारी बजट का उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से देश का विकास किया जाए, तरक्की की जाए, ठीक ना। और इसके लिए जो किस प्रकार का बजट तैयार किया जाए, तो सरकारी बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो उद्देश्य में सरकारी बजट का उद्देश्य, तो संसाधनों का, सबसे पहला उद्देश्य है संसाधनों का पुनः वितरण। संसाधनों का पुनः वितरण, संसाधनों का पुनः वितरण। फिर है आर्थिक सहायता द्वारा देश का विकास करना, ठीक ना। आर्थिक सहायता के द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना। जब निवेश ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में होंगे तो देश ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक तरक्की करेगा, विकास करेगा, ठीक। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, ये भी एक उद्देश्य है सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, सेवाओं का उत्पादन किया जाए, जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ठीक ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये है। और तो इसमें यही है, वस्तुओं से यदि निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेता है तो फिर सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। सरकारी तंत्र जो है उसको सक्रिय होना पड़ता है।
और उत्पादन का जो पुनः वितरण है उसमें संसाधनों का जो पुनः वितरण उसमें आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर, ठीक ना, जो हमारे संसाधन है, ठीक है, जो संसाधन है उसको क्या करना पड़ता है, पुनः वितरित किया जाता है, किसका, जनता में, ठीक ना, वो पुनः वितरण करके फिर हम मतलब इसको हम रीजेनरेट कह सकते हैं, रीजेनरेट करके जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है और उसी के माध्यम से विकास की गति को तेज किया जा सकता है, ठीक। और आर्थिक सहायता के द्वारा भी उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, जो उत्पादक है उनको निवेश के लिए प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। तो ऐसा बजट तैयार करना जिससे से अधिक निवेशक जो हैं वो प्रोत्साहित हो। सरकारी बजट का उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो बाहर के इन्वेस्टर्स हो या आपके देश के इन्वेस्टर्स हो, ठीक ना, वो विनियोगकर्ता जिसको कह सकते हैं या निवेशकर्ता, वो अधिक से अधिक लोग प्रोत्साहित हो और देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग निवेश के द्वारा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं, जिससे कि विकास की गति जो है या वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक से अधिक। फिर है आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करना। आय और संपत्ति में बहुत हमारे देश में असमानता है। आय और संपत्ति की असमानताओं को दूर करना, ताओं को कम करना, दूर तो नहीं किया जा सकता है लेकिन कम किया जा सकता है, ठीक ना, जो अंतर है उसको कम किया जा सकता है। यानी कि देखिए, विकास ऐसा होना चाहिए जिससे जो सबसे निचला वर्ग है हमारा, सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे गरीब वर्ग है, वो विकास करे, ठीक ना, उसके रहन सहन के स्तर में, उसके खाने पीने के स्तर में सुधार हो, तब तो विकास एक्चुअल में माना जाएगा। और जो विकास किए हैं उन्हीं को तरक्की हो, उन्हीं की इनकम बढ़े, उन्हीं की संपत्ति बढ़े, फिर विकास क्या है आपका निरर्थक साबित हो जाता है। तो आवश्यक ये है कि बजट ऐसा तैयार किया जाए, या सरकार का उद्देश्य भी यही होता है कि सबसे कमजोर वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, गरीब वर्ग को जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, प्रदान की जा रही है, वो उन तक पहुँचे, तभी वो विकास करेगा, तभी हमारा देश विकास करेगा। सबसे निचला वर्ग जब, सबसे गरीब वर्ग जब विकास करेगा, तभी विकास का असली मायने दिखाई देगा, ठीक ना। तो सरकारी बजट का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आय और संपत्ति की जो असमानता है, यानी जो एक वर्ग, धनी वर्ग ऐसा है जो धनी होता जाता है और एक गरीब वर्ग होता है जो और गरीब ही होता जाता है, ठीक ना। तो इन असमानताओं को दूर करना सरकारी बजट का उद्देश्य होता है और कोशिश यही होता है कि असमानता को धीरे धीरे कम किया जाए। तो ये चीज़ हो गया। फिर है जीडीपी में समृद्धि, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि की जाए, ठीक है, हमारा जो घरेलू उत्पादन है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की जाए। हम आयात ना करके निर्यात करें, जब निर्यात करेंगे तो हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा आएगी हमारे देश में, तो उसको विकास कार्य में लगाया जा सकता है। इस तरह से राजस्व भी बढ़ेगा सरकार का। देखिए, मुख्य उद्देश्य यही होता है सरकार का कि किस प्रकार से इनकम जनरेट करके अपनी राजस्व को बढ़ाए। राजस्व यानी मुद्रा, अपनी आय, ठीक है, अपनी आय को, सरकारी जो आय होती है उसमें किस प्रकार से उसकी वृद्धि की जाए, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद आर्थिक स्थिरता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देश में आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता जो है वो होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्थिर रहे, स्टेबल रहे, हमारा जो आर्थिक रूप से हम है
वो स्टेबल रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन अर्थव्यवस्था में न हो, न तेज़ी की बहुत स्थितियाँ है, न मंदी की बहुत स्थितियाँ है, ऐसी स्थिति रहे कि बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी देश में कुछ ऐसे अचानक से ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जिससे कि आर्थिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो या फिर प्राकृतिक रूप से हो। कभी कभी देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आर्थिक अस्थिरता की स्थिति आ जाती है। तब गवर्नमेंट को जो है वो बहुत प्रयास करना पड़ता है इस अस्थिरता को दूर करने के लिए। ठीक, या फिर नॉर्मली जो है सामान्य रूप से आर्थिक स्थिरता की स्थिति ही बनी रहनी चाहिए। और सरकार का ये भी एक उद्देश्य होता है, सरकारी बजट का ये भी उद्देश्य होता है कि बजट इस प्रकार से तैयार किया जाए कि आर्थिक स्थिरता की स्थिति बनी रहे। फिर रोजगार के अवसर, अब बजट बनाते समय ये भी ध्यान देना है रोजगार के अवसर, ये भी ध्यान देना है कि किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाए जिसमें कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। ठीक ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक लोगों को मिले, बेरोजगारी दूर हो। एक उद्देश्य ये भी होता है, यानी कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, अभी भी बेरोजगारी दर है 7.4, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है वो 7.4 है, यानी कि अभी भी 10 में से 7 लोग क्या हैं, बेरोजगार है, या 100 में से 7 लोग मान लीजिए बेरोजगार है, 100 में से 7 लोग बेरोजगार है। तो कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, ऐसी वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करे सरकार जिससे कि लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सके। ठीक है, अवसरों के उद्यम और ऐसे उद्यमों में निवेश करना जहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सके, तो उसके लिए निवेश ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उद्यम में निवेश किया जाना चाहिए। सरकार का ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है। फिर है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, मतलब जो सार्वजनिक उद्यम है, उद्योग है, ठीक ना, पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं उनका प्रबंधन सही तरीके से करना, ऐसे उद्यमों के प्रबंधन के लिए प्रशासन बनाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, आर्थिक रूप से उनको क्या करना, सहायता प्रदान करना, जिससे कि वो और अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे और वस्तुओं और सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराए। तो ये सब गवर्नमेंट जो बजट होता है उसके लिए ये आवश्यक है। अब देखिए बजट का प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ बजट। इम्पैक्ट ऑफ बजट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ बजट, इम्पैक्ट ऑफ बजट, क्या प्रभाव पड़ेगा जब हमारे देश का सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाएगी, तो बजट का प्रभाव हमारे देश के विकास पे पड़ता है। जिस प्रकार सरकार ये कोशिश करती है कि और ये ध्यान में रखती है कि उसको किन किन क्षेत्रों से इनकम प्राप्त करना है और किन किन क्षेत्रों में इनकम को खर्च करना है। आय व्यय का लेखा जोखा है ना, सिर्फ आय तो प्राप्त नहीं करेगी, उसको तो खर्च भी तो करना है। सार्वजनिक वस्तुओं पर, निजी वस्तुओं पर खर्च भी तो करना है। उत्पादन और वस्तुओं के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उसको व्यय भी करना होता है। और ये भी कोशिश करती है कि जो टैक्स की पॉलिसी, कर की नीति है, वो ऐसे निर्धारित किया जाए जिससे कि गरीब वर्ग को उसका बर्डन ना पड़े। ठीक है, जब बर्डन नहीं पड़ेगा तो उनकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, आय का स्रोत उनका जो है वो आय जो है उनकी बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करेंगे। तो इन बजटों का बहुत प्रभाव पड़ता है, राजकोषीय रूप से या मौद्रिक रूप से, और ये भी है कि जो संसाधन है उसका सही तरीके से गवर्नमेंट
को ऐसा प्रयास करना होता है कि वह सही तरीके से हमारे जो संसाधन है उसका प्रयोग करें और निवेशकर्ताओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। करती है, बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो बजट का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और बजट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। मतलब कि जब आय और व्यय दोनों बराबर हो तो संतुलित बजट है, और असंतुलित बजट ये है कि आय अधिक और आय कम और व्यय अधिक। जाहिर सी बात है, आपके घरों में भी देखते होंगे जो मंथली इनकम आती है उससे पता चलता है कि इनकम से ज़्यादा खर्च हो गया है, तो वो असंतुलित बजट है। ठीक ना, असंतुलित बजट वही है कि हम अपने इनकम के दायरे में ही रह के खर्च करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इसके आगे मैं फिर आपको पढ़ाऊंगी बजट के घटक। ठीक है, एक होता है घाटे का बजट, संतुलित बजट, असंतुलित बजट और घाटे का बजट। घाटे का बजट में भी वही है, व्यय से अधिक इनकम। ठीक ना, अरे हाँ, व्यय नहीं, आय से अधिक व्यय, सॉरी, आय से अधिक व्यय मतलब इनकम से अधिक खर्च करना, वो घाटे का बजट होता है। सरकार को कभी कभी अपने बजट को संतुलित करने के लिए या बजट के बचत को बढ़ाने के लिए घाटे का बजट भी दिखाना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इतने मेरे पॉइंट में से यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए, और इस पे जो क्वेश्चन आंसर है उसको तैयार करते रहिए। जैसे सरकारी बजट क्या है, सरकारी बजट के उद्देश्य, ठीक ना, और सरकारी बजट के प्रकार, इतना चीज़ पढ़ लिए तो इसको आप लोग आंसर के रूप में नोटबुक में अपना लिखेंगे। थैंक यू।